नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चैप्टर 4 दैट इज़ द मुग़ल एम्पायर। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले बेटा मैंने ऑलरेडी सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो चैप्टर 3 देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब हम मुग़ल एम्पायर की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इंडिया जो है ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो अलग अलग कल्चर है यहाँ पे, अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग सारी चीज़, मतलब डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसकी वजह से इंडिया में जो रूल करना होता था ना, वो इतना आसान नहीं था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन मुग़ल ने आके यहाँ पे 16वीं सेंचुरी में अच्छा खासा यहाँ पे अपना एम्पायर बनाया और यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको रूल करने की कोशिश भी करी। लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्यों डिक्लाइन हुआ, उसके बारे में भी हम आगे आने वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। मुग़ल जहाँ पे जो रहते थे ना, उनका जो मेन एरिया था वो था आपका रेड फोर्ट, जिसे हम आज लाल किला के नाम से जानते हैं, जो कि जहाँ पे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल वहाँ पे 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर कंटिन्यूसली आज दिन तक हम वहीं पे अपना झंडा लहराते आ रहे हैं। तो ये आपको एक रेड फोर्ट के नीचे इमेज दी हुई है। ये यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल जो नरेंद्र मोदी है वो यहीं पे ही झंडा लहराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है, मुग़ल है कौन? मुग़ल, हु आर द मुगल्स? मुगल्स कौन है? तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मुग़ल जो है ना, दो ग्रेट लीनिएज, वंशावली है ना, दो ग्रेट वंशावली से निकल कर आते हैं। जो मदर की साइड है वो मंगोल से थी, जो जंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करती थी। और जो फादर की साइड से हैं वो तैमूर डायनेस्टी से आते। तैमूर जो कि रूलर होते थे कहाँ के? ईरान, इराक और आज का मॉडर्न डे टर्की। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। तो उनके रूलर होते थे। तो ये इन दोनों से मिलकर वर्ड बना मुग़ल। अब लेकिन मुग़ल जो होते थे ना, अपने आप को मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो मंगोल जो थे ना, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लोगों को बहुत ही ज़्यादा मारा था, बहुत अनलिमिटेड लोगों को मारा था। इसकी वजह से उनको अपने आप में मुग़ल कहलाना पसंद नहीं था। और दूसरा एक कारण था, जो जो मुग़ल थे ना, जो आपके अफ़गानिस्तान में, और यहाँ पे जो मंगोल की एक और ट्राइब थी उज़्बेक, उनके साथ इनका अच्छा खासा बनता नहीं था। इनके साथ इनके काफ़ी झगड़े थे। इसकी वजह से भी ये क्या करते थे, अपने आप को मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम थोड़ा वंशावली को जानने की कोशिश करेंगे कि मुग़ल जनरेट कैसे हुए, बने कहाँ से, कौन सी फैमिली से आए। तो सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि तैमूर सबसे पहले थे, जो कि 1370 से लेकर 1405 आपको देखने को मिलते हैं इन बीच में। उनके बाद कौन आए? मीरन शाह के बाद कौन आए? सुल्तान मोहम्मद। आप क्या कर सकते हो बेटा, जो नाम बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो, सुल्तान मोहम्मद के बाद कौन आए? अबू जैद के बाद कौन आया बेटा? उमर शेख मिर्ज़ा के बाद कौन आया? बाबर। अब बाबर को तो हम जानते ही हैं। बाबर कब आए थे? इब्राहिम लोदी को हरा के 1526 में दिल्ली और आगरा पे इन्होंने कैप्चर किया था, और 1530 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनके बीच में इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद कौन आया? बाबर के बाद आए हुमायूं कब आएंगे? जब बाबर मरेंगे। तो 1530 से लेकर 1540 तक इन्होंने राज किया। बीच में एक शेर खान आए जो सूरी डायनेस्टी के थे, इन्होंने इन्हें हरा के और ईरान भेज दिया, भगा दिया। तो ये भाग के ईरान चले गए। और फिर 1555 में ये वापस आए, किसकी सहायता से? सफावत की सहायता से, जो कि ईरान के रूलर होते थे। उनकी सहायता से इन्होंने क्या किया, वो सूरी डायनेस्टी को वापस से ख़त्म करके अपनी डायनेस्टी वापस से स्टैब्लिश कर दी 1555 में। और फिर 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। अब 1556 में कौन आया? 1556 में आपके अकबर आए, जो कि मात्र 13 साल के थे, है ना। 13 साल। फिर 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने राज किया। फिर उसके बाद अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक राज किया। फिर उसके बाद आए आपके शाहजहां, जहांगीर के बेटे शाहजहां। इनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में भी, और थोड़ा बहुत इस चैप्टरों में भी हम जानेंगे। शाहजहां कब से? 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां रहे। और फिर उसके बाद आए औरंगजेब की काफ़ी लड़ाइयाँ आप जानोगे, शिवाजी के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी की काफ़ी इंसल्ट करी थी। तो ये अच्छी चीज़ नहीं आई थी कि आप किसी की इंसल्ट करो। तो इस वजह से औरंगजेब को भी काफ़ी खामियाजा इसका भुगतना पड़ा था। तो औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक चले थे। उसके बाद बहादुर शाह जफर, फिर वो सारे
कमज़ोर लीडर हो गए थे। यहीं से मुग़ल का क्या हो गया, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, मुग़ल का खात्मा यहीं से स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने मुग़ल के बारे में जान ली, मुग़ल डायनेस्टीज़ के बारे में जान ली कि कहाँ से आए बेसिकली, ये कौन था इनका फर्स्ट रूलर, ये सारी चीज़ें आपने जान ली। अब मुग़ल मिलिट्री कैंपेन के बारे में भी हम जान लेते हैं। बाबर थे जो सबसे पहले इंडिया में आए थे, 1526 में इन्होंने हराया था। देखो पहले मैं बता दूं, जो बाबर थे ना वो 12 साल की उम्र में फिरंगाना में एक किंग बन गए थे। 14, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। मतलब 1494 में वो फेरंगाना में ही किंग बन गए थे, है ना। उन्होंने गद्दी हासिल कर ली थी 12 साल की उम्र में। वो 1526 में वो इंडिया में आए थे, ये ध्यान में रखना बेटा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ही वॉज द फोर्स टू हैव एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, जिसको उज़्बेक मैंने बताया ना। तो जो उज़्बेक थे ना उन्होंने बाबर के ऊपर हमला किया कि फेरंगाना में भाई तुमने कैसे राज कर लिया। फिर फेरंगाना से भागते भागते मुग़ल को कहीं जगह नहीं मिली, तो फिर वो काबुल में आके रहने लगे 1504 में। और 1504 में मतलब काबुल को उन्होंने सीज कर लिया और वहाँ पे रहने लगे। 1504 से फिर 1526 में उन्होंने डिफीट किया किसको, इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के सुल्तान होते थे, और कैप्चर कर लिया किसको, दिल्ली और आगरा को अच्छी तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ये सारी चीज़ें आपने देखी। और कुछ चीज़ें हैं और फिर उनकी जो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी मुग़ल की, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे चैप्टर 7 में, जैसे अहोम के साथ, सिखों के साथ, मराठाओं के साथ, मेवाड़ के साथ, ये सारी लड़ाइयाँ हम आगे देखते जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब मैंने बताया हुमायूं किसकी सहायता से आया था बेटा, सफाविद की सहायता से वापस आया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब टेबल वन है, इसमें आप समझने की कोशिश करो मेजर कैंपेन एंड इवेंट मुग़ल के। सबसे पहले मुग़ल जो इंडिया में स्टार्ट हुए वो बाबर से स्टार्ट हुए। 1526 से लेकर 1530 में इब्राहिम लोदी के साथ जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद 1527 में इन्होंने हराया किसको, राणा संगा को। एक साल बाद ही राणा संगा को हराया, जो कि राजपूत होते थे, और उनके साथ इन्होंने क्या कर लिया, अलाय कर लिया। और फिर 1528 में इन्होंने राजपूत चंदेरी के राजपुर को हराया और इस्टेब्लिश किया ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और इन्होंने मतलब मरने से पहले दिल्ली और आगरा को इन्होंने अच्छी तरीके से कैप्चर कर लिया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनके बेटे आए हुमायूं में, जैसे कि मैंने बताया आपको 1530 से 1540 तक चले, और फिर उनको हराया था किसने, शेर खान ने हराया। और फिर हुमायूं भाग गए, मतलब चौसा में हराया एंड कन्नौज यहाँ पे हराया, तो उनको भगा दिया गया। कहाँ पे, ईरान भाग गए। ईरान में उन्होंने सफाविद शाह की सहायता से क्या किया, वापस से दिल्ली को कैप्चर किया, और एक साल में ही वो क्या हो गए, मर गए। अब उनके बेटे जो आए वो कौन थे, अकबर मात्र 13 साल की उम्र में ही थे, और जब वो एम्परर मतलब राजा बन गए। अब इन्होंने जो अपना राज्य था ना, एम्पायर था ना, उसको 3 हिस्सों में बता रखा है। जैसे फर्स्ट हिस्सा इन्होंने बताया 1556 से लेकर 1570, जब वो बने थे। ही बिकेम द इंडिपेंडेंट ऑफ अ रीजेंट बैराम खान से हट गए, क्योंकि बैराम खान बहुत बड़े लीडर होते थे। एंड अदर बैराम खान के बारे में हम आगे और डिटेल से जानेंगे, अभी खाली आपको ये नाम ही ध्यान में रखना है बेटा, बैराम खान। और फिर एंड अदर मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, उनकी सहायता से इन्होंने क्या किया, काफ़ी बड़ा मिलिट्री कैंपेन। बैराम खान भी इनके ही मतलब इनके राज्य में ही होते थे, है ना, इनके फैमिली मेम्बर ही होते थे। तो उनकी सहायता से और बहुत सारे फैमिली मेम्बर की सहायता से उन्होंने बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए, और सूरी को वहाँ से हटा दिया, और फिर अफगानों को भी हरा दिया। बड़ा अपने जितने भी नेबर किंगडम्स होते थे उनके साथ अलाय किया, जैसे मालवा, गोंडवाना, इन सब के साथ क्या किया, अलाय कर लिया। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उज़्बेक को भी इन्होंने हंसा दिया, मतलब हरा दिया। काफ़ी कुछ इन्होंने अच्छा खासा इन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर को क्या किया, फैलाया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। और दूसरे में क्या करते थे, 1570 में लेकर 1585 तक इन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय द कैंपेन इन द ईस्ट, इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ सब जगह इन्होंने क्या किया, अपना मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया, और काफ़ी इन्होंने लड़ाई की यहाँ पे। किसकी सपोर्ट लेते थे, खास करके मिर्ज़ा हाकिम के साथ। तो इन्होंने यहाँ पे भी सबको हरा दिया और अपना एरिया क्या कर लिया, बना लिया। अब 1585 से 1500, अभी तक तो सबको हराए जा रहे थे ना। 1585 से लेकर 1605 तक इन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। अब एम्पायर का और ज़्यादा एक्सपेंशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने लॉन्च किया नॉर्थ वेस्ट, कंधार को भी इन्होंने हरा दिया, सीज कर लिया, सफाविद को भी सीज कर दिया, कश्मीर को भी एनेक्स कर लिया, और काबुल को भी इन्होंने अपने अंदर ले लिया।
आफ्टर डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम। ये सारी चीज़ें अभी तक तो मिर्ज़ा हकीम के साथ चल रहे थे, अब बिना मिर्ज़ा हकीम के ही चल रहे थे, है ना। कैंपेन इन डेक्कन स्टार्टेड द बिरार खानदेश एंड द पार्ट ऑफ अहमदनगर। ये सारी चीज़ें क्या कर ली इन्होंने, एनेक्स कर दिए। अब अपने जो लास्ट के रेन थे तो इनका बेटा था जो कौन था, सलीम। सलीम ने इनके साथ क्या कर दिया, रिबेल कर दिया और उसको क्या कर दिया, अकबर को हटा के खुद गद्दी पे बैठ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अब जहांगीर, अकबर का बेटा कौन था, सलीम, जिसे हम जहांगीर भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, मिलिट्री कैंपेन, ये भी जो जैसे अकबर करता है वैसे ही मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करता है। द सिसोदिया रूलर मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। इसी के समय कालीन में जो मेवाड़ के राजा होते थे सिसोदिया और जो अमर सिंह होते थे, इन्होंने क्या किया, मुगल की सर्विसेज क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। अब लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए इन, जैसे ये सिखों को हराने में और अहोम किंगडम अहमदनगर इन जगहों पे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जैसे इनके जो बेटे होते थे खुर्रम खान, खुर्रम जिनका नाम है शाहजहाँ, इनके बेटे होते थे, है ना। उन्होंने इनके साथ क्या कर दिया, रिबेल कर दिया इनके लास्ट के सालों में। और फिर उन्होंने नूर जहाँ के साथ शादी करी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और जो जहांगीर की वाइफ होती थी। यही सारी चीज़ें हैं। और फिर यही धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, अकबर को मतलब अकबर के साथ लास्ट समय में अकबर के इन्होंने क्या किया, अकबर को हटा के और खुद गद्दी पे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, दगेबाजी करी, रिबेल किया मतलब। अब शाहजहाँ और जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहाँ। अब जहांगीर ने अकबर को गद्दारी से हटाया, है ना, उसके साथ रिबेल किया, तो उसका बेटा भी क्या करेगा, रिबेल करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो बाप की बेटा किससे सीखता है, बाप से ही तो सीखता है। फिर ये एक चेन चल जाती है। तो यही सारे लोग मुगल में यही चल रहा था और कुछ नहीं चल रहा था कि बाप को ही जेल में डाल देंगे और उसके बाद अब गद्दी बाप की खुद ले लेंगे। तो यही चीज़ शाहजहाँ भी यही करता है। तो ये भी मुगल कैंपेन कंटिन्यूसली लॉन्च करता है शाहजहाँ भी। और अफगान नोबल खान लोदी, ये सारे क्या होते हैं, इनके रिबेल हो जाते हैं और इनको सबको ये हरा देता है। और अहमदनगर के ख़िलाफ़ भी क्या करता है, ये काफ़ी बड़ा कैंपेन लॉन्च करता है, बुल्देन के ख़िलाफ़ काफ़ी कैंपेन लॉन्च करता है। और फिर सीज कर लेता है किसको, ओरछा को, एक टेरिटरी ओरछा को सीज कर लेता है, अपने अंडर में ले लेता है। इन नॉर्थ वेस्ट कैंपेन टू सीज द बाल्कन भी सीज करता है, उज़्बेक को भी। नॉर्थ वेस्ट कैंपेन में जो बाल्कन और उज़्बेक थे ना, इनको ये हार जाता है, इनमें ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और कांधार भी ये क्या करता है, हार जाता है। कांधार में जो सफ़ाविद होते हैं वो जीत जाते हैं और वो वापस से अपना राज करने लग जाते हैं। तो ये सारी इसकी अनसक्सेसफुल रही हैं थोड़ी बहुत। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड बीजापुर फोरस्यूड टू पीस। मतलब फोरस्यूड पीस मतलब क्या किया इन्होंने, अहमदनगर को और बीजापुर को एनेक्स कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। अब 1657-1658 कन्फ्लिक्ट हो गया, सक्सेशन कौन अगला किंग बनेगा, उसके बीच में इसका बेटा शाहजहाँ का बेटा जो था औरंगजेब, वो अपने तीनों भाइयों को और अपने बाप को, इंक्लूडिंग इसमें दारा शिकोह भी आते हैं जो कि शाहजहाँ के बेटे होते हैं, उन सबको मार देता है और शाहजहाँ को जेल में डाल देता है और ज़िंदगी भर उसको जेल में ही रहने देता है और खुद औरंगजेब क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। अब औरंगजेब के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना है, औरंगजेब काफ़ी न्यूज़ में रहते ही है ना। तो देखो, इन द नॉर्थ ईस्ट अहोम वर डिफीटेड इन 1663, अहोम को इन्होंने हरा दिया, बट रिबेल इन्होंने वापस से अहोम ने इनके खिलाफ रिबेल कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और फिर आप देखोगे शिवाजी के साथ इनका काफ़ी पंगा रहता था। तो शिवाजी के साथ इनका काफ़ी पंगा रहता था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करते थे, शिवाजी के साथ इन्होंने थोड़ा उनको इंसल्ट करी, दगाबाजी करी उनके साथ। तो इनका काफ़ी लंबे समय तक वो मराठा कम्युनिटीज़ के साथ झगड़ा चला और वहीं पे इनका जीवन का अंत भी हुआ। प्रिंस अकबर रिबेल अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास। अब जो प्रिंस जो अकबर होते थे ना, औरंगजेब के बेटे, उन्होंने क्या किया, रिबेल कर दिया किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। किसकी सहायता से, मराठाओं की सहायता से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। अब अकबर, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत। बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1685। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इनके बारे में डिटेल से बेटा हम आगे भी जानने को देखेंगे। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना कैंपेन बना लिया था, लेकिन साउथ इंडिया में इतने अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो हिज डेथ वाज द फॉलोड बाय द सक्सेशन कन्फ्लिक्ट हिज सन। मतलब इनकी भी डेथ कैसे हुई, उनके ही कन्फ्लिक्ट के थ्रू हुई।
जो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिखाया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया काबुल, ये सारा एरिया जितना भी आपका ये दिख रहा है ना, ये सारा एरिया इन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद का जो व्हाइट वाला है ये अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने कैप्चर किया था। तो मतलब काफ़ी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने काम किया है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही किया है, लेकिन सही भी किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं मुगल में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती थी, कि उनके बेटे ही आपस में एक दूसरे बेटे को मारते फिरते, आपस में एक दूसरे भाई को मारते फिरते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो मुगल में जो ट्रेडिशन था ना सक्सेशन का, कि कौन अगला किंग बनेगा, वो ना कि बड़ा बेटा हो ना छोटा बेटा, इस बेस पे नहीं होता था कि जो ज़्यादा कैपेबल होगा वो अगला किंग बनेगा। इस बेसिस पे ये लोग क्या करते थे, अपना नेक्स्ट रूलर चूज करते थे। तो उनमें भाइयों में किसी को लगता था हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, इसके लिए वो क्या करते थे, सबको मार देते थे और खुद किंग बन जाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। अब मुगल जो अपने कैंपेन थे कॉन्स्टेंटली क्या करते थे, चलाते ही रहते थे और सबको बोलते थे कि हमारी अथॉरिटी क्या करो, एक्सेप्ट करो। इन्होंने काफ़ी राजपूतों के साथ संधियाँ कर ली है ना, उनके साथ मैरिज अलायंस कर लिया, मतलब शादी कर ली। उसके बाद क्या हो गया, अब कोई इन पे अटैक तो करेगा नहीं। फिर काफ़ी जो राजपूत की डॉटर्स हैं आपको देखने को मिलेगी इनके मुगल के दरबार में, जो इनकी बीवी बन के रहती थी। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से ये ऐसा काम करते थे, संधि कर लेते थे, मतलब सिंपल शादी कर ली, खत्म बात। अब लेकिन सभी जो राजपूत होते थे वो सभी थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेते हैं मुगल को, है ना। तो कुछ ने रिफ्यूज़ भी किया, है ना, कि हम लंबे समय तक तुम्हारी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद मुगल क्या करते थे, इन्हें हरा देते थे। और फिर इनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो क्या करते थे, जब भी इन्हें हराते थे तो इनको क्या करते थे, जो इनका लैंड इन्होंने जीता है, लैंड को ये लोग बोलते थे वतन, जो इन्होंने जीता है वो क्या करते थे, बैक कर देते थे, वापस दे देते थे। उनको बोलते थे हमें क्या चाहिए, वतन जागीर थोड़ी बहुत, जो भी आप लैंड का टैक्स इकट्ठा करते हो ना, उसमें कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज आप हमें दे दीजिए। तो इस तरीके से ये लोग चलते थे और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग क्या करते थे, बैलेंस करते थे, इन्हें हरा भी दे और इनको ह्यूमिलेट भी ना करे, और इनके सारा साम्राज्य इन्हें दे दे और इनको क्या मिलता रहे, पैसा भी मिलता रहे और ये इनके अंडर में भी रहे। तो इस तरीके से ये क्या होता था, कंटिन्यूसली चलता रहता था। लेकिन ये इतना आसान तो था नहीं, बहुत डिफिकल्ट था ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, जे क्यों उनको ह्यूमिलेट नहीं करना। जैसे यहाँ पे आप देखते हो औरंगजेब ने इंसल्ट किया किसको, शिवाजी को। और फिर जब और शिवाजी आए मुगल की अथॉरिटी एक्सेप्ट करने, तो मुगलों ने क्या कर दिया, उसको बहुत इंसल्ट किया शिवाजी को। तो शिवाजी को गुस्सा आ गया, उसका उसका खामियाजा क्या हुआ, आज मुगल का उन्होंने पता नहीं कर दिया शिवाजी ने, क्योंकि वो बहुत ही फेमस थे, गोरिल्ला वार वगैरह करते ही रहते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब जो है मनसबदार और जागीरदार, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है। मनसबदार क्या होते हैं, मनसबदार वो होते हैं बेटा, जो भी देखो, जो भी टर्किश हो या फिर कहीं का भी हो, ईरानियन हो, इंडियन हो, मुस्लिम, अफगान, जो भी हो, वो सारे क्या करें, मुगल की अथॉरिटी को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, वो क्या बन जाएंगे। देखो, दोज हु जॉइन मुगल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज अ मनसबदार, जो भी मुगल की सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर ले, एनरोल कर ले, वो क्या बन जाएगा, आपका मनसबदार। तो आपको पता चल गया, जो भी मुगल की सर्विस उसको ज्वाइन कर रहा है, एनरोल कर रहा है उसमें, वो क्या हो गया, मनसबदार। अब मनसबदार को भी क्या होता था, मनसब मतलब क्या होता है, एक रैंक होता है। तो उस हिसाब से उन्हें भी क्या होती थी, पोजीशन मिलती थी। जैसे कोई बड़ा मनसबदार होगा, कोई छोटा मनसबदार होगा, कोई मिडिल मनसबदार होगा, इस हिसाब से होता था। अब जितना उसकी रैंक हाई होगी, रैंक के हिसाब से उसको क्या मिलेगी, उतनी हाई सैलरी मिलेगी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। उस हिसाब से वो लोग देते थे। अब जो उन्हें सैलरी मिलती थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू में मिलती थी, जिसको हम बोलते हैं ज़ात, है ना। तो जितनी ज़्यादा ज़ात होगी उसकी हायर, उसकी ज़्यादा प्रेस्टिजियस होगी ना, उसकी ज़्यादा, मतलब उसकी ज़्यादा वाहवाही होगी, क्योंकि भाई ज़्यादा सैलरी ले रहा है, ज़्यादा पैसे ले रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई बेटा। अब मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर और कैवलरी मैन। कैवलरी मैन को ये लोग क्या बोलते हैं, सावर। तो मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो क्या करते थे कि अच्छे अच्छे कैवलरी मैन स्टार्ट रखें और उसको रिव्यू करते रहें और रजिस्टर में नोट भी करते रहें। और फिर उसके बाद अच्छे अच्छे घोड़े होने चाहिए, मतलब उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, उन्हें पैसा समय पे देते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। मनसबदार की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जो भी वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते थे। ये सारी मतलब मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मनसबदार मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, वो अच्छी तरीके से उनको क्या करते थे, हैंडल करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है।
अब मनसबदार जो सैलरी रिसीव करते थे वो कहाँ से रिसीव करते थे, कोई हवा से तो लाते थे नहीं, वो जागीर से मिलती थी उन्हें। जागीर मतलब क्या होता है, टैक्स, है ना, लैंड, लैंड, जागीर मतलब लैंड, और जो लैंड टैक्स निकल रहा है ना वो जागीर से ही एक्सेप्ट करते थे। सम व्हाट द इक्ताज, जैसे मैंने बताया ना इक्ताज क्या होता था, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा, इक्ता मतलब लैंड, लैंड से जो टैक्स निकल रहा है उसको जो कलेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, इक्तादार, है ना। अब जागीर क्या हो गया, लैंड, और जो जिसके पास जो उस लैंड से टैक्स कलेक्ट करेगा वो कौन होगा, जागीरदार। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब देखो मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेटा आपको ध्यान से देना है। देखो अब यहाँ पे जात मैं आपको बता ये जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, अकबर के समय में टोटल कितने जात होते थे, 29, है ना। उनको 5,000 से ज़्यादा पेमेंट मिलती थी। और वहीं आप देखोगे औरंगजेब के समय में 79 जात हो गए, तो अब 5,000 से ज़्यादा पेमेंट, तो बताओ पैसा जहाँ कहाँ पे ज़्यादा खर्च होगा बेटा, सिंपल सी बात है, औरंगजेब के समय में पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो करप्शन भी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा था, कम लोगों में अच्छा खासा मैनेजमेंट कर रहा था, कौन, अकबर। लेकिन इसने क्या किया, औरंगजेब ने ये सारी पॉलिसी क्या कर दी, खराब कर दी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक एक सिस्टम समझाता हूँ, आप समझो। मनसबदार, जागीरदार और जागीर और मनसब, इन सबको आपको एक अच्छी टर्मिनोलॉजी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। देखो मनसबदार मैंने बता दिया, जो भी मुगल की सर्विसेज को क्या करते थे उसमें एनरोल करते थे वो हो जाते थे आपके मनसबदार। अब इनको जो सैलरी मिलती थी वो कौन दे, कहाँ से मिलती थी, जागीर, जागीर मतलब लैंड, लैंड से जो पैसा निकलता था वो कौन, वो कौन, वो उसी से इनको क्या मिलती थी, सैलरी। अब जो लैंड से जो पैसा इकट्ठा करता था ना उसको बोलते थे जागीरदार, है ना। अब जागीरदार के भी ऊपर क्या होते थे, मनसबदार होते थे। मनसबदार को एक ड्यूटी ये भी होती थी कि ये जागीरदार हैं वहाँ पे लोगों से ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे, वहाँ जो किसान जो काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे, इस हिसाब से ये मनसबदार जागीरदार को कंट्रोल करते थे। और जागीरदार लैंड मतलब प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करते थे और फिर करप्शन नहीं फैलने देते थे, इस हिसाब से काम चल रहा था। और फिर यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें आपने समझ ली बेटा, मैंने आपको सिस्टमेटिक एकदम सिंपल फॉर्म में आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब औरंगजेब के समय में मैंने बताया जैसे बेटा मनसबदार बढ़ गए, 79 मनसबदार हो गए तो उनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा हो गई। तो ये देखो सैलरी यहाँ पे, तो जागीरदार के पास कुछ बचने लगा, मतलब करप्शन औरंगजेब के समय में अच्छा खासा फैल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक जब्त होता है और एक ज़मींदार होता है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल, मैंने बताया टैक्स प्रोड्यूस बाय द पीजेंट्री। अब जो मेन सोर्स था टैक्स का, पैसों का, है ना, वो कौन था पीजेंट्री, मतलब किसान के थ्रू इनको पैसा ज़्यादा आता था। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पीजेंट पेड टैक्स, पीजेंट क्या करते थे, टैक्स पे करते थे थ्रू द रूरल एलाइट। जैसे कोई हेडमैन हो गया या कोई बड़ा जमींदार हो गया, है ना। द मुगल मैन यूज टर्म एज जमींदार, जो चैफ्टैन बोलते हैं ना मुगल मैन, उसे बोलते थे चीफ, जो मेन हेड होता था उसे बोलते थे वो जमींदार, जिसके पास ज़्यादा जमींदार हो वही क्या करता था, ये सारे टैक्स कलेक्ट करता था। अब टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चैफ्टैन, ये सारी चीज़ें यही लोग देखते थे। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे। अब जो अकबर का जो मिनिस्टर होता था जिसका नाम था टोडरमल, उसने क्या किया, 10 साल तक 1570 से लेकर 1580 तक 10 साल तक एक डेटा कलेक्ट किया और उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया कि भाई कौन से फसल पे कितना कैश टैक्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छी खासा रेवेन्यू उसने डिवाइड किया और अकबर के सामने लाके प्रेजेंट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। दिस रेवेन्यू वाज नोन एज द जब्त, इसी रेवेन्यू को इन्होंने क्या बोला, जब्त, कि जो पर्टिकुलर टैक्स पे कितना, मतलब कौन सी क्रॉप पे कितना टैक्स लगाना है, उस हिसाब से इन्होंने क्या दे दिया, उसका नाम जब्त। ये सारी चीज़ें आपको जैड जिसे देखने को मिलती है। इट वाज द प्रिविलेंट इन दोज एरिया वेयर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड। अब ये उस एरिया में ज़्यादा प्रिविलेंट था जहाँ पे सर्वे अच्छे तरीके से हुआ था, क्योंकि जहाँ पे सर्वे अच्छे तरीके से वहीं से पता चलता है ना ये सारी चीज़ें। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन द प्रोविंसेस सच एज गुजरात और बंगाल, यहाँ पे ये पॉसिबल तो नहीं था क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा था। इन सम एरिया जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर, जमींदार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी। द एक्सप्लोटेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव दैम टू रिबेलियन समटाइम जमींदार एंड पीजेंट ऑफ सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलियन अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। ये सारे क्या होते थे, मुगल के खिलाफ भी कभी कभी क्या हो जाते थे, लड़ जाते थे कि हम इन्हें टैक्स क्यों दें, ऐसा इनका बीच में चलता रहता था। दीज पीजेंट रिवोल्ट
चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। और इनको यहाँ पे भी ये चैलेंज देखने को पड़ा। तो काफ़ी रिबेल्स हुए बेटा, आगे आगे हिस्ट्री में जैसे जैसे आप जाओगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो अब ये एक अकबर के फ्रेंड होते थे जिनका नाम था अबू फजल। तो अकबर ने उन्हें बोला कि भाई तुम क्या करो कि मेरी एक बायोग्राफी लिखो, जिसका नाम रखा इन्होंने, अबुल फजल ने इनकी बायोग्राफी लिखी और उसका नाम रख दिया अकबरनामा को इन्होंने 3 वॉल्यूम में उनकी हिस्ट्री डिवाइड की है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने, एक में एंसेस्टर के बारे में बताया, मतलब वो कहाँ से आए, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने अकबर के रेन के बारे में सारा कुछ लिखा। थर्ड वॉल्यूम में जो आईने अकबरी है, देखो आईने अकबरी, तो उन्होंने बताया कि इट डील विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन हाउस, जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, हाउस होल्ड का, आर्मी का, ये सारी चीज़ें उन्होंने, रेवेन्यू सिस्टम, जियोग्राफिकल ऑफ हिज एम्पायर कैसे एक्सपेंड हुआ, ये सारी चीज़ें डिटेल, एंड ट्रेडिशन कल्चर कैसा था, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। मोस्ट ऑफ द इंस्पेक्टिंग आईने अकबरी इज रिच स्टैटिकल डिटेल, मतलब अच्छी खासी डिटेल ये लोग बताते हैं यहाँ पे। और फिर क्रॉप यील्ड, ये प्राइस, वेजेस, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। अब अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में हम थोड़ा और देखें तो बोलते हैं, देखो द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेड ऑन बाय अकबर एंड इलेबरेटली डिस्कस द अबुल फजल, तो बताते हैं ना जो अकबरनामा लिखते हैं उनकी बुक में। तो इन अ पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम मैंने बताया, लास्ट वॉल्यूम में आईने अकबरी है, उसी के बारे में अच्छी तरीके से लैंड टैक्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं। तो अबू फजल एक्सप्लेन द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस कॉल्ड द सूबाज। देखो एम्पायर जो डिवाइडेड था ना प्रोविंसेस में, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, सूबाज, गवर्न बाय द सूबेदार, और उनको गवर्न कौन करता था, सूबेदार, हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। उनके पास क्या होती थी, पॉलिटिकल फंक्शन भी अच्छी खासी करते थे वो लोग, और मिलिट्री फंक्शन भी वो लोग करते थे, कौन, सूबेदार। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, मतलब फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, और सभी प्रोविंस के पास अपना दीवान भी होता था, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हीज प्रोविंसेस, ताकि उनके प्रोविंस में मेंटेन हो सके पीस एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें देखते थे। सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, सूबेदार को भी हेल्प की जाती थी अदर ऑफिसर के थ्रू, जैसे सच एज द मिलिट्री पे मास्टर, जिसे लोग बोलते हैं बख्शी, और मिलिट्री इंचार्ज रिबेलियन एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिसे सद्र भी बोलते हैं, मिलिट्री कमांडर जिसे फौजदार बोलते हैं, एंड टाउन पुलिस कमांडर जिसे कोतवाल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आज भी ये सारे टर्म्स आपको, फौजदार, कोतवाल, ये सारी चीज़ें, बख्शी, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी आज भी ये टर्म, तो पहले भी यूज़ होती थी। अब नूरजहाँ इन्फ्लुएंस जागीर कोर्ट के, देखो मेहरुनिसा मैरिड, देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं जहांगीर ने बहुत सारी शादी की है, लेकिन एक शादी जो इनकी मेहरुनिसा, जो जहांगीर की बीबी थी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है 1611 में, एंड रिसीव द टाइटल नूरजहाँ, इनको नूरजहाँ भी बोले जाने लगा। तो आपको पूछेंगे नूरजहाँ का ओरिजिनल नाम क्या था, तो मेहरुनिसा है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में, नूरजहाँ के बारे में बता रहे हैं कि वो काफ़ी, मतलब काफ़ी शादियाँ की थी, लेकिन नूरजहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। तो अब एक वर्ड है, देखो यहाँ पे आप वर्ड समझ लो पहले, डोगमा और बाइगोट। डोगमा क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट बोली गई आपने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस पर विदाउट एनी क्वेश्चन, तुमने कुछ भी, मतलब जैसे जीसस क्राइस्ट ने कुछ भी बोला, उनके धर्म को क्या, उनकी बातों को हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर दिया विदाउट क्वेश्चन। अब बाइगोट मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल हु इज़ इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सनस रिलीजन, बिलीफ एंड कल्चर, मतलब जो दूसरे के कल्चर को, रिलीजन को मानता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्या, बाइगोट। और डोगमा क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब जब अकबर के बारे में जो बात होती है ना, तो अकबर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे अकबर भी क्या था, वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करता था, और एक काउंसिल बुलाता था, जिसे वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वो जिसे बोलते हैं इबादत खाना। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग आते थे, जैसे बड़े बड़े उलेमाज आते थे, उसके बाद ब्राह्मण्स आते थे, जूइस्ट आते थे, प्रीस्ट आते थे, रोमन कैथोलिक्स आते थे, जोरास्ट्रियन आते थे, ये सारे लोग बैठ के क्या होते थे, धर्म के बारे में चर्चा करते थे। और फिर अकबर क्या करता था, ये अच्छी खासी चर्चा करता था और सभी धर्मों को समझने की कोशिश करता था, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था, मतलब अकबर अच्छा खासी पॉलिसी चल रहा था। और इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें पॉलिसी देखने को मिली, और सभी धर्मों को अपनी तरफ से रिस्पेक्ट भी दिया। और डोगमा, बाइगोट जो मैंने बताया, ये सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे देखी गई। और फिर अकबर ने
इन सभी धर्मों को पढ़ने के बाद फिर उसके बाद इन्होंने अपना भी एक धर्म निकाला जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो अकबर ने अपना ही एक धर्म निकाला था जो कि ज़्यादा चला नहीं, वो दीन ए इलाही धर्म था। उन्होंने कुछ कुछ बातों को फॉलो किया, मतलब उसके जानने वाले 2-3 लोग फॉलो करते थे और कोई फॉलो करता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अकबर मतलब खुद ही अपना एक धर्म लेके आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेट अकबर टू द आइडिया ऑफ सुल एकुल, उन्होंने एक आइडिया लेके आया जो यूनिवर्सल पीस जिसे सुल एकुल बोलते हैं। दिस आइडिया ऑफ द टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रियम, मतलब इनके समय काल में कोई एक दूसरे के रिलीजन को क्या करेगा, नीचा ऊंचा नहीं दिखाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम एथिक्स पे बात करते थे, ऑन जस्टिस पीस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात करते थे। दैट वॉज द यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन द फ्रेमिंग अ विजन गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया ऑफ सुलेख, मतलब यूनिवर्सल पीस पे अबुल फजल भी इन्हें काफ़ी मदद करते थे। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर शाहजहां एज वेल। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये आपको पता चल गया बेटा। अब थोड़ा और हम जानने की कोशिश करते हैं। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी आफ्टर, 17th सेंचुरी आफ्टर के बाद क्या हुआ बेटा, मैंने आपको बताया जो भी देखो एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब अच्छी खासी चल रही थी। इंटरनेशनल ट्रैवलर डिस्क्राइब इट एज अ, मतलब सभी लोगों ने अच्छा खासा इनको डिस्क्राइब किया कि बहुत ही वेल्दी हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत ही पावरफुल किंगडम है। ये सारी चीज़ें बड़े बड़े लोग आके बोलते थे। बट these same visitors were also appalled at the state poverty and existed side by side the greatest opulence, मतलब साइड बाय साइड आपको पॉवर्टी भी देखने को मिलती है और यहाँ पे झगड़े भी देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यही सारी चीज़ें जो बताया 17th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार, देखो अब शाहजहाँ के समय में बताते हैं मनसबदार की वैल्यूज़ कितनी हो गई थी, 445 नंबर हो गए थे। तो टोटल ऑफ और स्मॉलर और ये सारी चीज़, मतलब देखो बड़े मनसबदार हाईएस्ट रैंकिंग वाले कितने थे, ये 445। मतलब औरंगजेब के समय पे आपने देखा, सॉरी अकबर के समय पे आपने देखा 29 थे, लेकिन इसके शाहजहाँ के समय पे 445। और इसमें कुछ स्मॉलर रैंक में भी थे। और ये आपको देखने को मिलेंगे। और 61% ऑफ द टोटल एस्टिमेट जो रेवेन्यू आता था वो तो सारा यही ले जाते थे। अब बचे ही कितने, मतलब आपका 100% रेवेन्यू जो हो रहा है उसमें से 61%, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 2% यही 445 लोग ले जा रहे हैं। तो और लोगों को क्या मिलेगा, तो बेटा इस तरीके से तो भुखमरी छाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो मुगल एम्परर एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिशन एंड पेजेंट्री हु सप्लाइड दैम गुड्स एंड प्रोड्यूस, बट scale of revenue collection left very little for the investment in the hand primary producers। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो थे उनके पास जो था ना बेटा, बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट कर पाने की क्षमता उनके पास बची थी। और हमें जानने को मिलता है बेटा कि इस समय में जो अच्छे खासे टूल्स भी बनाए जाते थे, टूल्स की सप्लाई होती थी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, वेल्थ अच्छी खासी बढ़ रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं मुगल के एम्पायर के समय में ये सारी चीज़ें अलग अलग फॉरेन अकाउंट्स हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ, तो इसके बारे में भी बेटा क्वेश्चन आता है कि डिक्लाइन क्यों हो गया बेटा। तो जो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इनका कमज़ोर रहा, जैसे मैंने बताया मुगलों ने क्या किया, थोड़ी दगाबाजी भी करी है ना। और लोग उन्होंने मतलब जो हक जो जिसको जो चाहिए था वैसा नहीं किया। जैसे औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज़ लोगों को पसंद नहीं आई है ना, जैसे धर्म परिवर्तन करने वाली, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो बेटा चैप्टर तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये आपने कर लिया तो बेटा सब कुछ लगभग आपको समझ में आ गया। मनसब मतलब क्या होता है, रैंक। मंगोल मतलब कौन होता है, मंगोल कहाँ पे है, उज़्बेक में देखने को मिलता है। सिसोदिया राजपूत जो कहाँ के थे ये आपको बताना है। राठौर राजपूत वो कहाँ के थे। नूरजहाँ कौन थी, जहांगीर की वाइफ थी। सूबेदार कौन होते थे, सूबेदार बेटा होते थे गवर्नर। तो ये आपको पता चल गया।
अब आपको बताना है ये आपके कहाँ के सिसोदिया मेवाड़ से थे या फिर मारवाड़ से थे, ये आपको बताना है। तो ये आप बता दोगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखो ये यहाँ पे कुछ कीवर्ड भी दिए हुए हैं, ये आपको समझ लेना है एक बार। ये तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे मुगल, मनसब, जागीर, जात, सवर, सुलहकुल और फिर प्रोमिनेचर। प्रोमिनेचर जैसे मैंने बताया ना बेटा कि वो बड़ा बेटा और छोटा बेटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है कि जो लायक होगा उसको हम बोलते हैं ये प्रीमो जिनीचर। और फिर कॉपरेशनरी, उसके बाद जाट, जमींदार, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से देख ली है। तो अब हम आ जाते हैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स को भी चेक करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, अकबर हाफ ब्रदर, जो अकबर का हाफ ब्रदर ही था मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम की वजह से अकबर काफ़ी जीते, तो उनकी कैपिटल क्या थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको खुद बताना है। द 5 डेक्कन सल्तनत वर बेरार, खानदेश, अहमदनगर, और 2 थे वो आपको बताना है। ज़ात डिटरमाइन द मनसबदार रैंक्स एंड सैलरीज। ज़ात क्या होता था? सैलरीज होती थी ना। सवर इंडिकेट हिज प्रेस्टिजियस, तो ये आपको बताना है, जो भी है आपका वो बताना है आपको। तो अबुल फजल अकबरनामा, अब अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड काउंसलर हेल्प द फ्रेम द आइडिया ऑफ, कौन सा आइडिया था? यूनिवर्सल पीस का, सुलेकुल जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये हैं व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। सेंट्रल प्रोविंस कैसा था अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स? तो ये आपको बताना है। जैसे मैंने बताया ना, लोगों ने काफ़ी कुछ बढ़ाइयाँ भी करी लेकिन डिक्लाइन क्यों हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है यहाँ पे। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर, जागीर और मनसबदार के बीच में रिलेशन क्या था? तो जागीर क्या था? लैंड था, तो यहीं से जो टैक्स निकलता था वही तो मनसबदार को मिलता था, और कहाँ से मिलता था? तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो क्लास 7 है ना, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर करके आपको जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो आपको बड़ा बड़ा नॉलेज होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो एक एक ईट ईट से घर बन जाता है आपका। तो आपको ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि आधी आधी नॉलेज मिल रही है। तो आधी आधी नॉलेज नहीं है बेटा, ये पूरी पूरी नॉलेज है। आपको धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे चलोगे ना तो आपको उस हिसाब से नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जमींदार का रोल क्या था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी आपको बताना है। हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज़ ऑन गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें जो अकबर डिस्कशन करते रहता था, कहाँ पे? इबादत खाना में। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब वाई डिड मुगल एम्फेसिस देयर तिमूर नोट देयर मंगोल डिसेंट। अब अकबर अपने आप को एम्फेसिस करते तैमूरिड, वो मंगोल अपने आप को नहीं मानते। मुगल से कोई उनका लेना मंगल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा क्यों है? तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है बेटा। चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है बेटा, अब इसमें कुछ है नहीं पढ़ने जैसा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो बेटा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।